हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शेख शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे एक कस्टमर है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। बायोफ्लॉक को बहुत अच्छे से समझते थे। बायोफ्लॉक के बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनाए थे उन्होंने। उनका सेटअप इतना बड़ा था कि अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि देश में सबसे बड़ा सेटअप था, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे शॉप के आसपास जितने भी बायोफ्लॉक के फार्म है ना, इनका सेटअप सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा था। पर इन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उनका पूरा बायोफ्लॉक सेटअप फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? एक्चुअली फेल मछलियों में नहीं हुआ। उनकी मछलियाँ अच्छे से थी, उनकी मछलियाँ अच्छे से बड़ी हो गई, आधे किलो के आसपास भी पहुंच गई। हार्वेस्टिंग वो करने ही वाले थे। मुझसे हमेशा कहा करते थे कि मेरे सेटअप पे एक वीडियो बनाओ, मेरे बायोफ्लॉक फार्म का एक वीडियो बनाओ। और मैं हमेशा ये सोचता था कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा ना, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। पर हुआ यूँ, एक्चुअली ये बात जो है ना, ये गए साल लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब 2020 में लॉकडाउन लगने वाला था। उस वक्त की बात है। मैंने इनको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने इनसे कहा कि मैं 1-2 दिन में आपके पास आता हूँ और आपके फार्म का और आपका एक वीडियो बनाता हूँ बायोफ्लॉक का। तो इन्होंने कहा कि आप अभी मत आइए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं कोविड का टेस्ट देकर आया हूँ। अब कोविड के टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप आइए। मैंने कहा कि ठीक है। अब 1-2 दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया, तो इनका जो फ़ोन था ना, स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 1-2-4 बार ट्राई किया, पर इनका फ़ोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने भी ध्यान देना बंद कर दिया। फिर एक बार और ट्राई किया, मैंने सोचा कि इनका हाल-चाल ही ले लूँ, पर इनका फ़ोन फिर भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसके बाद मेरे ध्यान से निकल गया। ध्यान से निकल जाने के बाद 1.5-2 महीने के बाद ये मेरे शॉप पर आए। शॉप पर आने के बाद इन्होंने कहा कि मेरी सारी मछलियाँ जो थी वो मर गई। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे मर गई? आप तो इतने अच्छे से हैंडल कर रहे थे, आपकी मछलियाँ बड़ी भी हो गई थी, बस हार्वेस्टिंग का ही टाइम आ गया था। पर एक्चुअली इनका जो टैंक्स था ना, मैं आपको बताना भूल गया, बहुत बड़े बड़े टैंक्स थे, 1-1 लाख लीटर के टैंक्स थे। इन्होंने तालाब भी बनाए थे और इन्होंने बायोफ्लॉक के ही तालाब थे। और 1-1 लाख लीटर के उनके बहुत सारे टैंक्स हैं, जो इनका काफ़ी अच्छा सेटअप था इनका। अब इतना अच्छा सेटअप होने के बावजूद इनकी मछलियाँ मर गई। सेटअप भी अच्छा था, इनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्मार्ट बंदे हैं वो। पर फिर इनकी मछलियाँ कैसे मरी? इनकी मिस्टेक ये हो गई। एक्चुअली देखिए, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये मिस्टेक नहीं करो। क्योंकि देखिए, बायोफ्लॉक में कैसा होता है, अगर तालाब हो ना हमारा, तालाब में अगर पानी ख़राब हो जाए, मछलियों को बीमारी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो तालाब में 10-15 दिन तक के आप खींच सकते हो। मछलियाँ एक साथ में पूरी के पूरी नहीं मरेगी। लेकिन बायोफ्लॉक में अगर पानी ख़राब हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत फास्ट फैलता है और बहुत फास्ट मछलियाँ मर जाती है। इसीलिए हमेशा अपने आप का भी एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर इनकी एक बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, पर इनका जो स्टाफ था ना, उसको नॉलेज नहीं थी। उन्होंने इसको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया अपने स्टाफ को। जब ये क्वारंटाइन हो गए, मैंने इनसे कहा कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं जाके देखता, मैं जाके कुछ करता। तो इन्होंने कहा कि उनको आइसोलेट कर दिया गया था और इस तरह क्वारंटाइन कर दिया गया था कि इनका ना फ़ोन इनके पास था और ना ये किसी से कांटेक्ट कर रहे थे। इनको पता ही नहीं चला कि इनकी मछलियाँ बीमार हो गई, मर गई। पूरी के पूरी सारी के सारी मछलियाँ मर गई और इनको पता भी नहीं चला। मैंने कहा कि आप अपने जो स्टाफ था, आपका जो बंदा था वहाँ पर, आप उसे मेरा नंबर दे देते, मैं उसको बताता क्या करना है। पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं चला, उसने मुझे बताया ही नहीं, मुझे कांटेक्ट ही नहीं कर सका, मैं किसी से बात ही नहीं कर सका और उनकी इस तरह सारी के सारी मछलियाँ मर गई। देखिए, जो मेन जो बंदा था, जिसका फार्म था, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और वो काफ़ी अच्छी तरीके से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे थे। लेकिन कोविड की वजह से वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में जब वो क्वारंटाइन हुए, तो उसके बाद में उनका जो स्टाफ था ना, वो हैंडल नहीं कर सका। इसीलिए आप लोग ये कभी मिस्टेक मत करना। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि आप ये मिस्टेक ना करो। देखिए, अपना खुद का भी एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बीमार हो गए, अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा बिज़नेस सँभालने के लिए कोई होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मछलियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक छोटे से बच्चे की जैसे होते हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर पानी का ठीक से ध्यान नहीं रखा, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया, तो सारे के सारे बच्चे मर सकते हैं, सारी की सारी मछलियाँ मर सकती है। यहाँ पर क्या हुआ, इनके स्टाफ को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और वो किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सके। एक और बात आप लोगों से मैं यहाँ पर आपसे 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि हमने ट्रेनिंग ले ली,
हमने सीख लिया, हम बायोफ्लॉक को अच्छे से समझ गए, पर हमारे स्टाफ को या हमारे गैर मौजूदगी में जो हमारा फार्म हैंडल कर रहा है ना, उसको भी आना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा 2-3 बैकअप नंबर्स उसको दे के रखना चाहिए, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा फार्म हैंडल कर रहा है। बैकअप नंबर कैसा होना चाहिए कि जैसे सपोज़ अगर हमको कुछ हो गया, हम कहीं बाहर चले गए, हम नेटवर्क में नहीं आ रहे, हमको हमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो 2-3 नंबर्स ऐसे देना चाहिए जैसे आपने किसी से ट्रेनिंग ले ली हो, तो ट्रेनर का नंबर उसको दे के रख दो कि बॉस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो सके तो आप इनको कांटेक्ट करिए, इनसे सलूशन लीजिए, इनसे हेल्प मांगिए। ट्रेनर्स भी कभी कभी बिजी रहते हैं, तो आप किसी और आपके वेल विशर का नंबर दे सकते हो कि सेकंड नंबर, अगर इनसे आपको सही रिस्पांस नहीं मिले तो सेकंड नंबर ये है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करना, इनसे हेल्प लेना, ये आपकी हेल्प कर देंगे। थर्ड नंबर भी आप दे सकते हो कि फर्स्ट जगह से आपको हेल्प नहीं मिली, सेकंड जगह से सही रिस्पांस नहीं मिला, तो आप तीसरी जगह पे कहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे 2-3 नंबर्स है ना बैकअप के लिए दे के रखना चाहिए। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया, अपने बंदे को ट्रेन करके रखो। सिर्फ हमारा ट्रेन होना या हमें नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता, हमारा जो फार्म हैंडल कर रहा है उसको भी अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी गैर हाजिरी में वो अच्छे से हैंडल कर ले और मछलियाँ मरे नहीं। क्योंकि मेन जो होती है वो मछलियाँ होती है, अगर मछलियाँ मर गई तो बायोफ्लॉक फार्म फेल हो गया। पहला वाला क्या बताया मैंने कि अपने बंदे को ट्रेन करके रखो आप, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैकअप ऑप्शंस दे के रखो कि भाई हम अगर कांटेक्ट में नहीं आए तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कौन मछलियों में एक्सपर्ट है। आपके 2-3 वेल विशर्स होंगे, 2-3 जानने वाले होंगे, ट्रेनर्स हैं आपके, तो आप जहाँ पर भी ट्रेनिंग लिए हो उसका नंबर दे के रखो। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में अपनी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके पास जितना भी आप बड़ा कल्चर कर रहे हो, आपके पास बैकअप फंड्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मछलियाँ मर गई तो आपको फिर से दोबारा मछलियाँ डालना, उसको खाना खिलाना, लास्ट तक उसको लेके जाके उसको संभालना, हार्वेस्टिंग तक उसको खिलाना, उसको बेचने तक के आपको अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी भी जितना पैसा आपको आपके फार्म के सेटअप में लगे, आपके फर्स्ट कल्चर के लिए लगे, उतना पैसा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा फंड्स होने चाहिए। बैकअप फंड्स इसमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम मछली पालन करते हैं ना, आपका फर्स्ट कल्चर सक्सेसफुल हो गया, सेकंड कल्चर सक्सेसफुल हो गया, थर्ड कल्चर में कुछ भी हो सकता है। थर्ड कल्चर अगर सक्सेसफुल हो गया तो फोर्थ कल्चर में भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फिश फार्मिंग में ना बैकअप फंड्स बहुत ज़रूरी है। अगर मछलियाँ मर गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लॉस हो गया, XYZ किसी भी किस्म के लॉस हो सकते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा कि मछलियाँ नहीं मरी थी, मछलियाँ बिल्कुल सक्सेसफुल थी, बायोफ्लॉक फार्म बिल्कुल सक्सेसफुल था, बंदे को बहुत अच्छे से नॉलेज थी, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, कुछ कर ही नहीं सके, उनको कुछ पता ही नहीं चल सका। ऐसा कभी भी ना कुछ भी होता है, इसलिए हमेशा बैकअप फंड्स रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े, फिर से मछलियाँ डालना पड़े, फिर से उसको खाना खिलाना पड़े, अच्छा खासा पैसा लग जाए। इसीलिए हमेशा बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। और फिश फार्मिंग में ना देखिए, ये मैं आपको अभी जो है आज बहुत मतलब थोड़ी एक अपसेट टाइप की स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जो रोडपति से करोड़पति बन गए। जी हाँ, एक मामूली से इंसान थे, उन बहुत ही गरीब और बहुत ही परेशान इंसान थे। उन्होंने कैसे कैसे करके फ़िश फार्मिंग स्टार्ट किया, और फिश फार्मिंग स्टार्ट करने के लगभग 3 से 5 साल के अंदर आज वो करोड़पति हो गए। बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, एक बड़ा सा बंगला है उनके पास। उनकी एक बहुत अच्छी और बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ को पसंद करोगे, तो मैं आपको एक ऐसी बंदे की कहानी बताऊँगा जो रोडपति से सीधा करोड़पति बन गया फ़िश फार्मिंग करके। क्योंकि देखिए, फ़िश फार्मिंग में ना बहुत अच्छा पैसा है। अगर आप सही तरीके से करोगे ना तो इसमें मतलब बहुत नैया पार हो जाती है, इतना पैसा है इसके अंदर। लेकिन सही तरीके से सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहोगे। थैंक यू।